सिर्फ कहानी को मंच पर कह देने के लिए कुछ भी कर देना रंगमंच नहीं है। एक चने की पुड़िया में अपन चना खाते हैं तो पुड़िया तो वो टेक्स्ट है, लेकिन उसके अंदर जो चना भरा होगा वो सब टेक्स्ट, जिसका हमें स्वाद मिल रहा है क्योंकि परफॉर्म तो सब टेक्स्ट होगा। डॉक्टर भी सब पढ़ लेता है, लेकिन जब वो मरीज पर परफॉर्मेंस करता है अपना, उसका परफॉर्मेंस इलाज में दिखता है। तो दुनिया का जितना भी लिटरेचर है वो टेक्स्ट है और हर फील्ड का अपना एक परफॉर्मेंस है। तो बाबा कारंत की 1.5 महीने की वर्कशॉप लगाई, हबीब तनवीर जी की वर्कशॉप लगाई, गोविंद नामदेव जी की वर्कशॉप लगाई। ड्रामा अलग है, कहानी अलग है, उपन्यास अलग है, ये बिल्कुल गलत है। नाट्य शास्त्र में बहुत बड़ी बात हजारों साल पहले होती कि थिएटर या कोई भी कलाएं सहृदय प्रेक्षक के लिए हैं, क्योंकि मानवीय संवेदनाओं को प्रकट करने के लिए ही तो हमारी कलाएं होती हैं। कुछ साहित्य ऐसे होते हैं जो थोड़े से हमारे लेवल से ऊपर के, ठीक है, इसका मतलब नहीं वो साहित्य नहीं है, व्यंग्य अपने आप में तिरछा होता है। तो ये बात सही, उस रूप में मैं अपने आप को थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हाँ मैंने कुछ लिखा। इमोशंस आप में होना चाहिए, आप में शार्पनेस होनी चाहिए। किसी के दुख में यदि आप दुखी होते हैं तो पता चलता है कि आप आदमी, आप जिंदा है। सागर शहर है, इसके 5 लाख लोगों में से 1% लोगों को थिएटर आपको दिखाना है तो 10 से 15 दिन आपको हाउसफुल नाटक दिखाना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रधाननामा की बेहद खास श्रृंखला मास्टर क्लासेस विद मास्टर। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए रंग कर्म के एक ऐसे मास्टर हैं जिनने सागर में पिछले लगभग 3 दशकों से लोगों को उन्होंने रंग कर्म में प्रशिक्षित किया। और जब आप ये कार्यक्रम देख रहे होंगे तब हम शिक्षक दिवस भी मना रहे होंगे। सो मेरा यह सौभाग्य है कि इस दिन मैं अपने गुरु डॉक्टर राकेश सोनी जी से बातचीत करूंगा। वर्तमान में आप डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय के परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक समन्वयक भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर हम इस बातचीत के क्रम को शुरू करें तो आप थोड़ा सा यदि पीछे जाएं और हमें बताएं कि जब आप रंग कर्म शुरू कर रहे थे सो किस तरह का माहौल रंग कर्म का सागर में था और आसपास। देखिए, सागर नगर के अलावा आसपास इसका इतिहास यदि थोड़ा सा बैक में जाए हम तो यहाँ रंगकर्म शुरू से ही, मतलब प्राचीन काल से ही, जैसे कि आज से हजारों साल पहले 1200 सदी के लगभग, मतलब चंदेल काल जब था तो यहाँ वत्सराज जो एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं संस्कृत, जिन्होंने रूपक षटकम करके एक किताब लिखी। और वो रूपक षटकम जो है 6 प्रकार के उन्होंने जो रूपक लिखे वो नाट्य शास्त्र पर आधारित जो दिशा निर्देश थे उस पर आधारित उन्होंने वो किताब लिखी। तो आज से 1200 साल पहले, और वो जो वत्सराज जी थे वो चंदेल कालीन जो राजा थे परमर्दी देव, पन्ना और अपने कालंजर के जो उनका किला बना हुआ है उनके अमात्य, मतलब मंत्री थे। बताने का तात्पर्य है कि यहाँ प्राचीन काल से ही कलाओं का एक, मतलब केंद्र भी रहा है और एक यात्रा भी यहाँ पर चलती रही। अब इतने पुराने उनके एविडेंस मिलते हैं, मैंने कई जगह लिखा भी है, लेकिन एक हजारों साल बाद मेरे, जो आपने बोला कि मेरा रंग कर्म जब हमारा शुरू हुआ, मेरे अपनी उम्र में मैंने करना शुरू किया तो उस समय एकदम से करेक्ट हम बोले कि 1985, 86, 87, 88 ये जो दौर था इसमें ज़्यादा कुछ रंग कर्म के नाम पर यहाँ नहीं था, क्योंकि एक गैप हो। इस जस्ट इसके पहले 70 और 80 के दशक में 70-80 के दशक में एक प्रयोग संस्था हुआ करती थी और भी बहुत से ग्रुप हुआ करते थे। यूनिवर्सिटी एसोसिएशन था एक थिएटर का। तो यहाँ के जो स्टूडेंट और टीचर जो थे, शिक्षक थे, वो लोग यहाँ पर बहुत अच्छा रंग प्रयोग नाम की एक संस्था चलाते थे, जिसमें प्रोफेसर वीडी झा जो एनएनसी इंस्ट्री के हेड थे, प्रोफेसर विनोद दीक्षित जो फार्मेसी के हेड थे, प्रोफेसर रमेश चौबे जो एंथ्रोपोलॉजी के हेड थे, प्रोफेसर एसपी बनर्जी केमिस्ट्री के हेड थे, ऐसे बहुत से इंग्लिश डिपार्टमेंट के, लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट के और भी टीचर्स जो। तो एक बड़ा अच्छा माहौल हुआ करता था विश्वविद्यालय में और सागर में।
और बहुत अच्छे अच्छे नाटक ये लोग किया, मतलब उनका हमारे कोई आप रिसर्च पेपर वगैरह देखेंगे या बुक से देखेंगे तो उसमें उनका जिक्र मैंने किया है। तो लेकिन उसके बाद जब बहुत उस समय हम लोग स्कूल में रहा होगा, बल्कि बहुत छोटे 1 2 3 4 साल 5 साल तो कोई हम लोग को पता है, लेकिन उसके बाद एक गैप आया। तो जब हम लोगों ने ये सब शुरू किया तो इन लोगों से बातचीत करके कुछ ना कुछ प्राप्त तो हुआ, उनसे सीखा भी, लेकिन वो एक सतत प्रक्रिया में जो गैप आया कि किसी भी कारणों से वो हम लोग जब स्टार्ट किए तो हम लोग विश्वविद्यालय में एक कल्चरल एक्टिविटीज़ का जो डिपार्टमेंट यूथ वेलफेयर कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑडियोविजुअल जिसको बोलते हैं, उधर पे हम लोग स्टूडेंट के रूप में आते थे और जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ कंडक्ट होती थी उसमें भाग लेते थे। धीरे धीरे हम लोग का रुझान, चूँकि थिएटर का यहाँ पे रहा है, हमारे कुछ शिक्षक पहले से कर रहे थे, तो लेकिन अब वो यात्रा बंद थी तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप के साथ ही विश्वविद्यालय में इस डिपार्टमेंट के माध्यम से भी हम लोगों ने थिएटर को प्रारंभ किया और एक ग्रुप बाद में बनाया जिसका अन्वेषण नाम जो आप अभी ग्रुप चल रहा है, उसमें हम लोगों ने शौकिया रंगकर्म के नाम पे एमेच्योर थिएटर ग्रुप बनाया। उसमें भी बहुत से लोग, तो दोनों जगह दो धारा, एक प्रकार के विश्वविद्यालय में भी जो इधर पे जिस स्तर पे कंपटीशन यूथ फेस्टिवल के लिए, और एक अपना शौकिया वहाँ पर शहर में भी हम लोग का। तो एक प्रकार से ये शुरुआत वहाँ से हम लोगों की थिएटर की शुरुआत वहाँ से हुई, जिसको लगभग 30 वर्ष आप सही बोल रहे हो गए। तो सर एक तरह से देखा जाए तो आप लोग जब शुरुआत कर रहे थे तो कोई बहुत फॉर्मल ट्रेनिंग आप लोगों ने उस तरह से नहीं ली जिस तरह से हाँ, एक शुरुआती दौर में होनी चाहिए। उस समय वो दौर ऐसा था कि ट्रेनिंग के नाम पे हम लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट उसको भी नहीं जानते थे, और यदि जानते भी थे तो उसका उतना बड़ा नाम उस समय नहीं हुआ करता था। वो तो बाद में लोगों को, हम लोग तो ऐसा कुछ कि नाटक जैसी विधा का प्रशिक्षण भी होता है और इस विधि विधान से भी नहीं मालूम, लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग यहाँ पर जब काम करते थे तो उसमें जो सीनियर्स होते थे वो आके बताते थे, चाहे वो विवेक दत्त झा हों चाहे विनोद दीक्षित जी हों, तो वो ट्रेन तो कर, लेकिन वो उनका एक प्रोसेस दूसरे तरह का था। तो हम लोगों ने वो ट्रेनिंग, लेकिन हम लोग जब काम करते थे, थिएटर एक सतत प्रक्रिया है, तो नए नए प्रयोग करते थे। और लेकिन जब यूथ फेस्टिवल या जहाँ जाते थे तो एक बड़ा वर्कशॉप जैसा हम लोग को माहौल मिलता था, और वहाँ पर बॉम्बे से लेके पूरे देश भर की यूनिवर्सिटी जो बड़ी प्रशिक्षित, जहाँ केंद्र मतलब प्रशिक्षण दिया जाता था, और वो जब थिएटर की इवेंट वहाँ लाते थे, नाटक हो, स्किट हो, माइम हो, तो उनको देख के हम लोग प्रशिक्षित हुआ करते। उसके बाद हम लोग मेहनत करते थे, डिस्कशन करते थे। डिस्कशन करने के बाद उस पर हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने नया शुरू किया जो बताया ना, ग्रुप बनाए, तो हम लोगों ने वर्कशॉप की, मतलब ट्रेनिंग तो हम लोगों ने वैसी कोई इंस्टीट्यूट में नहीं ली, लेकिन हम लोगों के प्रशिक्षण में किसी प्रकार की कमी शायद शुरू में रही होगी लेकिन बाद में नहीं रही। तो फिर बाबा कारंत जी जो हिंदी रंगमंच, पूरे विश्व रंगमंच में नाम जाना था, बाबा कारंत की 1.5 महीने की वर्कशॉप लगाई, हबीब तनवीर जी की वर्कशॉप लगाई, गोविंद नामदेव जी की वर्कशॉप लगाई, ऐसी कई वर्कशॉप हम लोगों ने लगाई और आपस में मतलब कंट्रीब्यूट करके कुछ भी इस तरह से वो माहौल बनाया कि वो प्रशिक्षण जो भी था हम लोगों को कहीं ना कहीं मिलता रहा। और फिर धीरे धीरे वो जो चीज़ कमी थी टेक्निकल लाइन से भी, कभी बीच में और भी वर्कशॉप लगे, धीरे धीरे हम लोग सीखते गए। ये बात सही है कि 3 साल में ना सीख हो सकता, हम लोगों ने 5 साल में, 8 साल में, 10 साल में प्राप्त करने की कोशिश की और अभी भी कर रहे हैं। हम लोग अपने आप को अभी परफेक्ट नहीं मानते। मैं समझता हूँ कि थिएटर को जितना करो उतना कम, और जितना करते जाए ऐसा लगता है अभी और बढ़ता जा रहा है। तो वो एक प्रक्रिया है। सर आपने बाबा कारंत जी का जिक्र किया, हमारी पीढ़ी ने तो उनको लगभग नहीं देखा, सिर्फ नाम सुना है। यदि कुछ स्मृत हो कि क्या उनकी टीचिंग्स होती थी या जब वो प्रशिक्षित कर रहे होते थे, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें आप हमारे साथ साझा कर सकें? देखो, बाबा कारंत जी जैसे महान नाट्य निर्देशक के संपर्क में आने से हम लोगों को उनसे जो भी सीखने मिला, बहुत ही सीखने मिला। मैं तो समझूंगा कि उनके साथ एक दिन में हम लोग क्या है कि उनकी इतनी बारीकियाँ उनके पास हुआ करती थी। और सबसे पहले तो उनकी अपनी एक जो सिखाने का तरीका था वो इस तरह का नहीं था कि लेक्चर बेस्ड, वो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा कराते थे। और बहुत दिनों बाद अभी तक उनकी बहुत सी चीज़ें हम लोग को याद आती हैं, क्यों ऐसा करते। तो अभी अरे वो इसलिए तो उस समय कुछ चीज़ें हम लोग वो बोलते थे ना भी समझ में आए, लेकिन अब सोचते वो क्यों कहते थे। तो उनका मुख्य होता था जो बाबा कारंत जी का कि तो रंग संगीत, और रंग संगीत के साथ साथ वो ट्रेडिशनल जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स वाद्य यंत्र है, ट्रेडिशनल म्यूजिक,
ट्रेडिशनल कोशिश करते थे जो हमारे दंत कथाएं उनको उठाएं, और जो भी उसके बैकग्राउंड में जो कुछ भी है सेट डिज़ाइन है वो थोड़ा सा उनका फोक स्टाइल रहता था, फोक स्टाइल रहता, एकदम प्योर फोक ना भी रहता, फोक स्टाइल रहता था। और उसके पीछे रीज़न भी है कि हम जो भी प्ले करें तो उनका ये रहता था कि रंग संगीत पर बड़ा ध्यान रहता था, वो डिजाइनिंग खुद ही संगीत बनाते थे, खुद ही उसके शब्द तो वो मतलब उसी में मौलिकता को ढूंढते थे, वो ये नहीं कि बनावटीपन से बड़े दूर रहते थे। एक्चुअल में कहानी में जो बताने की कोशिश की, जैसे उनके निर्देशन में हम लोगों ने बेगम का तकिया नाटक किया पंडित आनंद का, तो बेगम का तकिया जो नाटक किया उसकी पृष्ठभूमि जो थी एक दो मजदूरों की कहानी थी, पीरा और मीरा। पीरा का रोल मैंने किया था मेन रोल, और एक मीरा पंकज तिवारी जी ने किया, और उसमें कम से कम 40-50 कलाकारों की पूरी क्रू टीम थी, कास्टिंग थी, फिर म्यूजिक भी था, फिर सेट डिज़ाइन भी था। तो उस इतने बड़े नाटक को लगभग 2 घंटे वो नाटक चलता था, और खुले में उन्होंने उसको डिज़ाइन किया था। तो अब सेट डिज़ाइन देखिए उन्होंने किस तरह से कि नाट्य एलिमेंट्स और नाटक की जो डिमांड है किस तरह से उन्होंने सेट बनाए थे, पूरी जो है वहाँ की जिनकी नाटक के हिसाब से वो झोपड़ी क्या होगी, कहाँ क्या होगा, किस जो दूसरे कैरेक्टर्स की जो जगह है, स्पेस प्लेस जो डिज़ाइन करना है वो कैसा होगा। मुक्त आकाश मंच पे उन्होंने उसको डिज़ाइन किया था, और नाटक को, लाइटिंग को, म्यूजिक को देखने के बाद लोगों को ये कहीं से नहीं लगता था कि वो कहानी स्टेज पे देख रहे या उसको एक्सपेरिमेंटल रूप में किया गया है, ऐसा लगता था कि वास्तविक रूप में ये उनके सामने घटित हो रहा है। तो ये वो जगह को देख के डिजाइन, अब मान लो वही उनको वो जगह नहीं मिलती तो हो सकता है दूसरे ढंग से डिजाइन करते थे, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे, बारीकियों पे बड़ा ध्यान देते थे, एक्टिंग पे ध्यान दिया करते थे, कैरेक्टर भी तो स्वाभाविक है मतलब। लेकिन मूल उनके साथ ये रहता था कि वो इंस्ट्रूमेंट, लोकल म्यूजिक, लोकल कास्ट्यूम, उस सब का बड़ा ध्यान रखते ताकि देखने वाले जहाँ के उनको वैसा ही फील। अच्छा, लोक कलाओं और लोक नाट्य की आप बात कर रहे थे, और हबीब तनवीर साहब का भी जिक्र आपने किया, जो एक बहुत जाना माना नाम, ना सिर्फ हिंदी रंगमंच का बल्कि लोक नाट्य में भी उनका काफ़ी काम है। तो उनकी कुछ हाँ, ठीक बोल रहे हैं। हबीब तनवीर जी के साथ भी वही उनकी जो खूबसूरती थी कि वो लोक फोक एलिमेंट्स को यूज़ करते थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि उनके नाटक में जो नाचा छत्तीसगढ़ का वो संगीत रहता था, नाचा के कलाकार उनके साथ हुआ करते थे, नाचा की स्टाइल में वो कुछ नाटक में जैसे चरणदास चोर उसमें, तो वो जिस ढंग से उसको तमाम फोक एलिमेंट्स को अपने नाटक में इनबिल्ट करते थे, और जिस तरह से उसका एक नया फ्लेवर और कलर निकल के आता था, बड़ा खूबसूरत लगता था। वो कहीं से हमसे दूर नहीं लगता था, हमसे नहीं लगा, ऐसा देखने में नहीं लगता हम नाटक देख रहे हैं, ऐसा लगता कोई हमारे सामने कोई ऐसी घटना घटित हो रही है जो हमें मनोरंजन तो मतलब करती थी, हमारा मनोरंजन तो करती थी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जो नाटक में अपील है या नाटक कुछ कहना चाह रहा है, उसके जिस्ट में जो लोगों तक पहुंचना चाहिए वो भी बड़े खूबसूरती से पहुंचता था। तो बहुत कहना चाहिए दर्शकों को, बहुत उसमें ड्राई नहीं लगता था, है ना। एक तो ड्राई जो कोई चीज़ होती तो, और दूसरा जो बहुत सरल तरीके से वो बड़ी चीज़ों को भी पहुंचा देते थे, तो फोक एलिमेंट्स वो यूज़ करते। हबीब तनवीर जी खुद भी इन सब पे बड़ा ध्यान देते थे। हम लोगों ने उनके साथ काम किया है, उनके साथ सीन वर्क किए हैं कि जिस जगह का वो संगीत है वो क्या उसका पेस है, क्या उसकी ताकत है, वो कहाँ फिट होगा। तो अब चूँकि वो छत्तीसगढ़ रायपुर से ज़्यादा संपर्क रखते थे तो उन्होंने वहाँ के कलाकार लिए, और वो ऐसा नहीं कि वो फोक उधर का है तो इधर हम देखते थे, बुंदेलखंड में देखे, उतना ही मज़ा आता था कि फोक तो हर जगह का रिच होता है, बशर्ते उसको खूबसूरती उसी ढंग से उसको पेश किया जाए। तो नाटक के माध्यम से उनका वो फोक भी प्रेजेंट होता था, और फोक के माध्यम से वो नाटक भी बड़ा सशक्त बनता था। ये बड़ा मतलब ताना बाना उनका बड़ा खूबसूरत हुआ, दोनों अलग कभी नहीं लगते थे कि एक्टिंग अलग हो, संगीत अलग हो, बड़ा इनबिल्ट होता था और बहुत रसमय हुआ करता था। तो हबीब जी के साथ हम लोगों ने किया, उनके कुछ नाटक भी देखे, चरणदास चोर, आगरा बाजार, बहुत से हम लोगों ने नाटक भी देखे। तो वो उनकी एक खूबसूरती थी कि वो भी फोक एलिमेंट को लेके चलते थे। सर, चूँकि अब आप खुद
एक रंग गुरु के रूप में विख्यात हो चुके हैं और अब तो विश्वविद्यालय में बाकायदा ये पाठ्यक्रम में भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो मैं ये जानना आपसे चाहता हूँ कि जब एक बिल्कुल नया बच्चा आपके पास आता होगा, जो हो सकता है वो क्लीन से स्लेट होकर आए और ये भी संभव है कि वो पहले से अमिताभ बच्चन बन के आए, उसको आप शुरुआती दौर में किस तरह से ट्रेन करते हैं, ये आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि मैं खुद उस प्रक्रिया से गुजर चुका हूँ। देखो ऐसा है वरुण जी कि मैं ये कह लो कि इधर काम करते करते कुछ सीनियर हो गया जी। तो गुरु तो खैर नहीं कह सकते, तुमने बोला कि ठीक है रंग गुरु कुछ नहीं, सीनियर है। और इस रंग कर्म में या इस क्षेत्र में थिएटर में रंगमंच में कोई जूनियर सीनियर नहीं होता है, लेकिन ठीक है जो पहले से कर रहा है उसके कुछ अनुभव होते हैं। सो यहाँ पर जो भी नए बच्चे आते हैं या नए स्टूडेंट आते हैं तो उनके साथ हम लोग शेयर करते हैं, हम अपने अनुभव शेयर करते हैं और वो हो सकता है कुछ लेके आए तो उसके अनुभव हम लोगों को भी मिलते हैं, ऐसा गिव एंड टेक है। तो ये तो क्या प्रक्रिया हुई। अब जो आपने कहा कि नए बच्चे जो आते हैं उनको किस तरह से हम लोग ट्रेंड करते हैं, तो एक प्रोसेस होती है कि बच्चे की सबसे पहले तो बातचीत करके हम लोग कुछ एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाता, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है, अनुभव के आधार पर कोई भी फील्ड का अनुभव होता है हर आदमी को, हर क्षेत्र का होता है। जैसे डॉक्टर होता है वो देख के ही मरीज को कुछ चीज़ें समझ लेता है ना, कुछ अपने अपने फील्ड के वो होते हैं। तो ऐसे ही जब इधर बच्चे आते हैं बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें ये करना ये करना ये करना, लेकिन उनकी बातचीत से ही समझ में आता है कि एक्चुअल ये इनके अंदर कितनी गहराई है और ये कितना कर सकती है। हो सकता कई बार हम लोग के अपने अनुमान भी गलत निकलते हैं, ऐसा नहीं। तो एक हम लोग को ओपन मतलब एक माहौल बना के रखें, सबको अवसर देते हैं, किसी भी स्टोरी को उठा लेते हैं, रीडिंग करते हैं। प्रोसेस है रीडिंग के में ही समझ में कुछ बच्चे आ जाते हैं समझ में कि कितना उनका ध्यान है, कितना पढ़ने, कितना पेशेंस, क्योंकि रीडिंग करना 2-2, 3-3 घंटे बैठ के एक ही नाटक को बार बार पढ़ना। तो उसमें से धीरे धीरे जो 50 बच्चे आते हैं तो पता चला कि रीडिंग में ही 25 बच्चे। अब वो 25 जो बच्चे पता चला कि उसमें फिर कुछ हम लोग ब्लॉकिंग शुरू करते हैं, फिर स्टेज पे आना शुरू करते हैं, फिर डायलॉग उनसे बोलते हैं, बातचीत करने, तो जो प्रोसेस होती है टेक्स्ट टू परफॉर्मेंस, मतलब एक टेक्स्ट को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने के लिए जो तमाम प्रकार की प्रोसेस होती है, हर लेवल की प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस से जो ही बच्चा गुजरता है सो वो अपने आप ही फिल्टर होते होते लास्ट में हमारे पास 6, 8, 10 बच्चे ऐसे बचते हैं जो थिएटर करने के लिए खड़े रहते हैं। हो सकता है उनसे बेटर लोग निकल गए हों, लेकिन उनका टाइम समय अभाव के कारण वो ना कर पाए, लेकिन ये 6-8 लोग किसी भी डेडिकेट मतलब हम तो करेंगे, ये जो डिटर्मिनेशन मतलब उनका है, ये मतलब थिएटर में बड़ा मायने रखता है। क्योंकि क्या होता है थिएटर कोई एक ऐसी नहीं कि हम घंटे भर के जो यहाँ पे कोर्स के हिसाब से 12 से 1 से 2 जो क्लासेस उसमें थिएटर कर लें, वो तो ठीक हम लोग पढ़ा देंगे, पेपर हो जाएगा, मार्कशीट आ जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क का टाइम जो होता है वो कहीं इन सब कागजों से, इन बाउंड्रीज से दूर होता है और अलग होता है, और हम लोग को करना 12-12 घंटे 16-16 घंटे देना भी पड़ते हैं, बच्चे भी देते हैं, ऐसा नहीं। सो अब वो एक शौक़ है जिन बच्चों में होता है तो वो टाइम देते हैं, और बाकी पढ़ाई करने के बाद 3, 4, 5 घंटे जो भी रिहर्सल चल रही है वो उसमें समय देते हैं। तो प्रोसेस में चाहे वो हम अपने डायलॉग्स डिलीवरी की बात करें, बॉडी लैंग्वेज की बात करें, फेस एक्सप्रेशंस की बात करें, डांस की मूवमेंट की बात करें, माइम की बात करें, तो ये तमाम उसमें से हम लोग उनके साथ उनकी प्रक्रिया का अपनाते हैं और बच्चे करते भी। तो यही एक नए बच्चे को लेके सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि उसका बैकग्राउंड जो हमारे कल्चर में, जो खासतौर पे हमारे मध्य प्रदेश सागर का एक कल्चर है, हर जगह का एक कल्चर होता है। तो अब महाराष्ट्र में जाएंगे तो उसने नाटक किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन उसने 50 नाटक देखे जरूर। तो नाटक की जो बारीकियां हैं उसने कहीं ना कहीं बचपन से अपने पेरेंट्स के साथ वो कल्चर उनके यहाँ पे गोदी में बैठ के नाटक को देखा है, वो शास्त्रीय संगीत सुना है, वो गोष्ठियों में गया हुआ है, तो वो एक कल्चर उनके RNA DNA में इनबिल्ट हो जाता है। हमारे यहाँ पर वो कल्चर नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा जो बच्चा आता है उसका बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, और वो बैकग्राउंड जो है
अब वो चूँकि इधर उसको हमें थिएटर करना है, क्योंकि वो 12th से स्कूल से आके हायर एजुकेशन में उसको लगता है कि हम टेलीविज़न में जाएं, हम फिल्मों में आएँ, तो होता है सपना। लेकिन वो सपना वो जिस ढंग से देख रहा होता है उसको अभी वास्तविकता से उसका वाकफा नहीं, सामना नहीं हुआ होता है। जब वो इधर आता है तो उसको लगता है ना ऐसा नहीं है, तो उसकी गलत फहमी भी दूर होती है। तो ये जो बैकग्राउंड है हमारे जो नया बच्चा, उस पर डिपेंड करता है। तो ट्रेनिंग तो सबके साथ मैं भी आज अभी प्ले करूं तो मुझे सारी प्रोसेस करना पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट मैदान मंच पे आऊँ कुछ भी डायलॉग बोल लूँ। तो कैरेक्टराइजेशन में जो हम लोग एक्सरसाइज के कैरेक्टर में जाने की एक्सरसाइज है ना, जो ब्लॉकिंग है, लाइट है, म्यूजिक है, तो ये जो एक तो ये इतना सेंसिटिव मैटर है कि ये जीवंत आर्ट है। ये कैमरे वाला आर्ट नहीं है कि फिल्मों की तरह या टीवी की तरह आपने कर लिया, अच्छा हो गया, अचानक अच्छा हो गया तो समझ लो अच्छा हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इसमें तो अच्छा होने मतलब जीवंत आर्ट है। इसमें दर्शक और कलाकार के बीच डायरेक्ट संवाद है, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन। मतलब ऐसा नहीं कि हम पर्दे के माध्यम से देख रहे हैं, कैमरे के माध्यम से हमें उतारा गया है, ये बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सीधा सीधी बात है, चाहे वो आर्टिस्ट हो या दर्शक हो, उसके बीच में कहीं भी कोई नहीं है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं इस तरह की है कि वो दूसरी कलाओं से इसको हम तुलना नहीं कर सकते, ठीक है ना। सर आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण फ्रेज़ अभी कहा, टेक्स्ट टू परफॉर्मेंस वाली बात। तो एक तरह का साहित्य है जो विशेष तौर पर रंगमंच के लिए लिखा जाता है, और कई बार जो अन्य गद्य साहित्य भी है उसको भी हम रंगमंच में अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ऐसे नुआंसेस हैं या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है साहित्य के संदर्भ में, यदि हम रंगमंच में बात करें? देखिए, साहित्य जो है, टेक्स्ट टू परफॉर्मेंस जो आप बात कर रहे थे, दुनिया का जितना भी ज्ञान है, चाहे वो लिखित रूप में हो, चाहे वाचिक रूप में हो, या किसी भी रूप में प्रिजर्व है, उसको हम टेक्स्ट मानते हैं। जैसे ही उसको हम परफॉर्म करते हैं तो हर टेक्स्ट जो परफॉर्म होता है। सो टेक्स्ट टू परफॉर्मेंस की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी, क्योंकि जब तक वो किताबों में है कोई भी नाटक, तब तक रंगमंच नहीं है, या तब तक वो नाटक नहीं है जब तक मंच पर मंचित ना हो। तब तक वो साहित्य, जब तक वो किताब में है, लिटरेचर है, लिखा गया है। अब जब उसको हम मंचित करेंगे तब वो रंगमंच है, तब वो नाटक है, प्ले। इंग्लिश में भी बोलते खेलना, प्ले। जब तक वो लिटरेचर है, ड्रामा है, ड्रामा। जो ही ड्रामा मंच पे होता है कहते हम प्ले देखने जा रहे हैं, क्योंकि वो खेल रहा है। तो वो जो ड्रामा टू प्ले होता है, यहाँ टेक्स्ट टू परफॉर्मेंस होता है, तो उसकी एक प्रोसेस तो आप बोलेंगे उसमें ये आप बोलेंगे कि साहित्य, तो साहित्य तो हर आप ला की जो बुक्स हैं वो भी साहित्य है। लेकिन जो ही एक एडवोकेट कोर्ट में जाके उसको अपनी तरह से परफॉर्मेंस करता है तो वो टेक्स्ट टू परफॉर्मेंस है, ठीक है। डॉक्टर भी जो है सब पढ़ लेता है, लेकिन जब वो मरीज पर परफॉर्मेंस करता है अपना, उसका परफॉर्मेंस उसकी ऑपरेशन में, उसकी इलाज में दिखता है। तो दुनिया का जितना भी लिटरेचर है वो टेक्स्ट है, और हर फील्ड का अपना एक परफॉर्मेंस है, हर फील्ड का अपना एक डायरेक्टर है, हर फील्ड का अपना एक एक्टर है ना। हर फील्ड का एक उसको लेने वाला या उसको उसके जिस पे अप्लाई होता है, हर फील्ड में वो जिनके ऊपर अप्लाई होना, दर्शक हो, मरीज हो, या कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति हो, सब जगह वही स्थिति है। लेकिन लिटरेचर जो ड्रामा में आप बोल रहे हैं, तो अभी कुछ दिनों में ये हुआ कि लिटरेचर के नाम पे थिएटर वाले, यदि हमारे नए बच्चे सोचें कविता अलग है, पोयम, ड्रामा अलग है, कहानी अलग है, उपन्यास अलग है, और ये चारों उपन्यास, नाटककार, उपन्यासकार, कवि या जो साहित्यकार जितने भी हैं, यदि कहें ड्रामा अलग है, ये बिल्कुल गलत है। जितना इम्पोर्टेंट एक रंगमंच के कलाकार को या नाटककार को दूसरे साहित्य से को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ऐसे ही इन साहित्यकारों को रंगमंच भी समझना चाहिए। तो अभी बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि बिल्कुल अलग, ये अलग नहीं है, सारी विधाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप अच्छा म्यूजिक यदि सुनते हैं तो उस म्यूजिक को सुनकर आप स्टोरी लिख सकते हैं।
और एक अच्छी स्टोरी सुनकर आप अच्छा म्यूजिक, और यही होता है। जब बैठते हैं तो उन्हें, मेरा संगीतकार बैठता है, बोले स्टोरी यार इसका म्यूजिक तैयार करना है, तो उसकी एक दोस्त दुनिया में जाता है, वो तैयार करता है। तो सब इनबिल्ट है। एक पेंटिंग, अच्छी पेंटिंग देख के आप अच्छा संगीत बना सकते हो, और अच्छा संगीत सुन के एक अच्छा पेंटिंग, बशर्ते उतने आप उतने लेवल पे शार्प। तो ये थोड़ा हाई लेवल की बात है। और हम जो आजकल जो थिएटर होता है, ख़ास तौर पे विश्वविद्यालय का थिएटर, ख़ास तौर पे कॉलेज या स्कूल का थिएटर, वो मात्र मनोरंजन के लिए होता है। किसी कहानी कोई हमने कर दिया, नुक्कड़ नाटक कर दिया, कोई ठीक है, एक वो भी मतलब एक प्रकार का जेनर कह लो, प्रकार कह लो, लेकिन एक्चुअल में थिएटर जो होता है वो बहुत पेशेंस का, बहुत साधना का काम है, और वो बहुत हाई लेवल का काम है। हमारे जो आप इससे भी समझ सकते हैं कि हमारे भारतीय शास्त्रीय रंगमंच, जिसको क्लासिकल थिएटर कहते हैं, संस्कृत रंगमंच कहते हैं, ये उधर से हमारी धारा चली आ रही है। भारतीय रंगमंच कोई छोटा मोटा रंगमंच नहीं है, ये बहुत बड़ा, पूरे विश्व के हम कहेंगे रंगमंच में इसका प्रमुख स्थान है। और शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच को आप जब भरत मुनि जी के नाट्य शास्त्र को पढ़ेंगे, तब आप कहेंगे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा मतलब क्षेत्र है बहुत। तो उस पर पूरे विश्व के लोग उस पर आश्चर्य प्रकट करते हैं। और जिस तरह से भरत मुनि ने थ्योरीज, उसके बाद के नाट्याचार्यों ने थ्योरीज दी, तो वो हमारे एक शास्त्रीय कहना चाहिए संस्कृत रंगमंच का प्रभाव है, जो लोक रंगमंच का प्रभाव है। और अभी एक जो आधुनिक रंगमंच, क्षेत्रीय रंगमंच हमारा चल रहा है, चाहे वो हिंदी रंगमंच हो, चाहे बांग्ला रंगमंच हो, हमारा क्षेत्रीय रीजनल फोक थिएटर के अलावा, चाहे वो बंगाल का यात्रा हो, महाराष्ट्र का तमाशा हो, तो या हमारे बुंदेलखंड का स्वांग हो, या फिर इधर का अपना साउथ साइड का केलुकुत्तू हो, है ना, भागवत मेल हो, यक्षगान हो, या इधर का भांड पाथेर हो उत्तर साइड में अपने कश्मीर का, तो ये, या फिर इधर अपना पंजाब का भाड़ हो, तो ये जो लोक नाट्य परंपराएं हमारे क्षेत्र में हैं वो तो है ही। इसके अलावा आधुनिक काल में जो क्षेत्रीय रंग कर्म भी स्टार्ट हुआ, हिंदी रंगमंच, पंजाबी रंगमंच, है ना, गुजराती रंगमंच, बंगाली रंगमंच, मराठी, पिछले 100-150 सालों में ये सब जिनका, तो ये अलग अलग धाराएं तो चल रही हैं। लेकिन इससे पता चलता है कि हमारी जड़ जो है बहुत समृद्ध है, और वो कहीं शास्त्रीय रंगमंच से जुड़ी हुई है। उस समय के लोक धर्मी मतलब जो धाराएं थी उनसे जुड़ी हुई है। हजारों साल वैदिक युग से हमारी धाराएं चली आ रही। वैदिक परंपरा, नाट्यशास्त्र को पंचम वेद बोलते हैं, 4 वेद के अलावा उसको सो ये जो है, जितना हम समृद्ध हैं उतना ही बारीक और कहना चाहिए प्योर काम हमारे रंगमंच में देखने को मिलता है। यदि उसको हम साधना चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ कहानी को मंच पर कह देने के लिए कुछ भी कर देना रंगमंच नहीं है। सर, हमने टेक्स्ट पर तो चर्चा की, लेकिन रंगमंच में एक और फिनोमिना होता है जिसको सब टेक्स्ट कहते हैं, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। कि हाँ, किताब में तो जो लिख दिया लेखक ने, यही तो टेक्स्ट टू परफॉर्मेंस है जी। टेक्स्ट के अंदर जो सब टेक्स्ट छुपा हुआ है, देखिए कितना, आपको बता दें, लोग समझते हैं कि टेक्स्ट लिखा गया, नहीं, सबसे पहले सब टेक्स्ट आता है, वो आता है राइटर के दिमाग में। लेकिन जो भी सब टेक्स्ट को लिखने बैठता तो उसकी मजबूरी होती, सब टेक्स्ट लिखा नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो वो जो भी लिखता है, वो जो उसके पास एक माध्यम क्या है, शब्द है, पेन कॉपी है, जो भी है, तो वो अव्यक्त चीज़ों को जब मतलब नहीं लिखने की कोशिश जितना हो सकता है, क्योंकि शब्दों की सीमा है, तो वो जो लिखा जाता है वो टेक्स्ट है। लेकिन जो ही टेक्स्ट लिखा जाता है और उसको जब उस टेक्स्ट को हम लोग टेक्स्ट टू परफॉर्मेंस की प्रक्रिया में जब पढ़ना शुरू करते हैं, तो पीछे जो आप बोल रहे हैं सब टेक्स्ट छुपा, वो निकालने की, क्योंकि परफॉर्म तो सब टेक्स्ट होगा जी, तो वो परफॉर्मेंस जो है टेक्स्ट टू परफॉर्मेंस वो सब टेक्स्ट का ही होता है, ठीक है ना। और वो सब टेक्स्ट को समझने के लिए जो बिहाइंड जो लाइन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि वो आपने नहीं समझा, उसको उस लाइन को अनफोल्ड नहीं किया, उसके जिस्ट में क्या छुपा हुआ वो यदि आपने नहीं समझा, तो थिएटर हो ही नहीं सकता। फिर थिएटर के नाम पे आप कुछ भी लाइन सुखे, इसलिए तो अभी बोला था कि वो ड्राई हो जाएगा जब तक आपने उससे जो सब टेक्स्ट उसको नहीं समझा। वो इस तरह से समझ लो आप कि एक चने की पुड़िया में अपन चना खाते हैं, तो पुड़िया तो वो टेक्स्ट है, लेकिन उसके अंदर जो चना भरा होगा वो सब टेक्स्ट, जिसका हमें स्वाद मिल रहा है। तो ये बहुत जरूरी है।
सब टेक्स्ट को समझना। और इसके लिए बहुत बहुत थ्योरीज़ भी पूरे विश्व में बनी हुई हैं। हमारे यहाँ पे कायदे से देखा जाए तो भरत मुनि ने इसको सात्विक अभिनय जो है, आहार अभिनय, वाचिक अभिनय और आंगिक अभिनय, चारों अभिनय का जो समन्वित रूप को एक अभिनय बोला है, तो वो एक्चुअल कहीं ना कहीं आप देखेंगे यही सब चीज़ है कि किस तरह से आप बोलें, किस तरह से आप अपने आगे का जेस्चर पोस्चर दें, किस तरह से आपका आहार होना, क्या आपका, तो वो ताकि उस लाइंस के साथ न्याय हो और वो लाइंस के वहन जो लाइन जो छुपा हुआ है वो सब टेक्स्ट निकल के आए। क्योंकि होता यूँ है कि हम कई बार कोई टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं और शायद हमारी समझ उतनी विकसित नहीं है, या हम उस तरह की व्याख्या उसकी नहीं कर पा रहे होते हैं, या कई बार हम रुचि नहीं ले पाते। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूँ, मैं जयशंकर प्रसाद के नाटक जब पढ़ता हूँ तो बोर हो जाता हूँ। ठीक है, शायद ये मेरी समझ की कमी है, मैं बेशक ये स्वीकार करता हूँ। ठीक है, तो वो रुचि कैसे पैदा हो और वो हम कैसे उसको वो रुचि पैदा करने के लिए पहली बात तो देखो, एक तो सा हृदय खुद नाट्य शास्त्र ने बोला है। तो ये उन्होंने बहुत बड़ी बात हजारों साल पहले बोल दी कि थिएटर या कोई भी कलाएं सहृदय प्रेक्षक के लिए हैं। सहृदय से मतलब जो उसको जानता हो, अच्छा हृदय वाला, जिसको समझता हो। देखिए, फिर हम कई बार हम उदाहरण देते हैं कि लता मंगेशकर जी बहुत अच्छा गाती हैं इसलिए महान है। ये उनका एक कारण है। बड़ा कारण इससे ज़्यादा कहीं ये है कि हम बहुत अच्छा सुनकर जानते इसलिए वो महान है। तो वो अच्छा गाती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम सुनकर अच्छा, क्योंकि हम अच्छा सुनना जानते नहीं तो उनको गाती रहे, वो कैसे महान होती, कोई उनको सुनता ही नहीं क्या होता अच्छा बुरा। तो ऐसे ही जो आप बोल रहे हैं कि जो रुचि है, तो रुचि हर व्यक्ति में तो जागृत आप नहीं कर सकते जब तक वो शायद है, वो मतलब वो उससे उसके अंदर वो चीज़ें, उतना शार्पनेस उसके अंदर, वो तमाम जो साहित्यिक एलिमेंट्स हैं उसके अंदर इनबिल्ट ना हो। तो ये आदमी की बनावट पर, उसके बैकग्राउंड पर भी डिपेंड करता है। रही बात रुचि पैदा करने की, तो रुचि तभी पैदा होगा जब टेक्स्ट को कोई समझकर उनको समझाने वाला होगा। क्योंकि कोई यदि जयशंकर प्रसाद के नाटकों को नहीं समझ रहा, मजा उसको, आनंद, जिस रस की बात आप कर नहीं आ रहा है, तो उसमें उससे डिस्कशन करके कि वो कहाँ पर उसको ऐसा लग रहा है, उस एक्टर को या किसी आदमी को क्यों ऐसा लग रहा है। तो एक व्यक्ति जो एज एन राइटर, एज एन डायरेक्टर, एज एन उसको अनफोल्ड करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, उसको रुचिकर मतलब उसके अंदर छुपी हुई चीज़ों को, उसके विस्तृत कहना चाहिए कहानी के तमाम पक्षों को लेकर, यदि वो जो उसकी समझ में नहीं आ रहा है या जिस कारण से बहुत वो हैवी हो रहा है, जब तक उसको कोई समझाने वाला नहीं होगा तब तक वो रुचिकर नहीं हो सकता। क्योंकि हम ही सब कुछ समझ लें, हम एक पाठक के, एक बात भी सही है कि ऐसा साहित्य जो किसी दूसरे को समझाना पड़े, तो क्या वो साहित्य की श्रेणी में आएगा? नहीं। तो ये भी कभी कभी दिक्कत होती है। तो कुछ साहित्य ऐसे होते हैं जो थोड़े से हमारे लेवल से ऊपर के, और उनके लिखने का तरीका, इसका मतलब नहीं वो साहित्य नहीं है, उनका अपना एक तरीका होता है, अपना एक लेवल होता है। इससे कई बार बहुत हाइट की बात, कार्टून एक मतलब बनाते हैं हम पेपर में, कुछ बिना शब्द लिखे सब कुछ कह जाता है जी। कभी कभी कुछ लिख भी देते हैं। तो ये एक हाई लेवल की बात होती है कि उनका जो साहित्य वो कुछ हमारे लेवल से हट के होता है। लेकिन वही जो साहित्य यदि किसी को हम रुचिकर बनाने के लिए किसी एक मीडिएटर के द्वारा, उसको एक डायरेक्टर के द्वारा अनफोल्ड करें तो हो सकता है रुचि। और रुचि पैदा करने के कई तरीके होते हैं। देखो, स्टोरी टेलिंग जो होती है वो एक कला है। हर आदमी स्टोरी नहीं सुना सकता, हर आदमी स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कर सकता। वही चीज़ हम कहें आपको हंसी नहीं आएगी, वही एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट आके जिसको जाना। तो ये एक आर्ट को प्रस्तुत करना भी एक आर्ट है। आप बहुत अच्छा गाते हैं अलग मैटर, लेकिन गाने को प्रेजेंट करना भी एक आर्ट है। अभी गाना अच्छा आपका एक पक्ष, क्या बहुत अच्छा गा लेते हैं, अब स्टेज पर आके उसको परफॉर्म करना भी एक आर्ट आपके लिए आना चाहिए। तो ऐसे ही रुचि पैदा करने के लिए उसमें कुछ हमें बोल सकते हैं कि जब उसको यदि डायरेक्ट साहित्य के थ्रू रुचि पैदा नहीं हो रही है, तो वो कविता के माध्यम से भी हो सकती है, वो कहानी के माध्यम, स्टोरी टेलिंग के माध्यम, इवन वही नाटक जिसमें उसकी रुचि नहीं है पैदा अभी तक, उसको आप जब परफॉर्म करेंगे तो हो सकता अब वो कहे कि मुझे अच्छा, ये मैं जो पढ़ रहा था उसका जब मंचन वो देखे तो
ये इधर से मतलब उसके फॉर्म बदलने में उसको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। अमूमन मैं ये सवाल चर्चाओं में एंड में पूछता हूँ, पर चूँकि बात उस तरह की चल रही है, जो नए लोग हैं जो रंगमंच में आना चाहते हो, उनके लिए यदि आप कुछ एक किताबें रिकमेंड कर दें कि ये किताबें उन्हें ज़रूर पढ़नी चाहिए, या ये कहानियाँ या नाटक इत्यादि जो हैं वो आप यदि रिकमेंड करें। देखो, ये कोई फिक्स नहीं है कि जो हम बोलें वही उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन यदि वो थिएटर करना चाहता है तो मेरे कहने से नहीं, उसको पहले से ही ये सब पढ़ते रहना चाहिए, जैसे कविताएं, कहानियाँ, इंटरेस्ट होना चाहिए लिटरेचर साहित्य में। और अब चूँकि रंगमंच से जब वो आएगा तो स्वाभाविक है कि उसको हर चीज़ तो पता नहीं होती, तो कुछ मैगजीन है जैसे हमारे संस्कृत डिपार्टमेंट से एक नाट्यम करके निकलती है, उसको पढ़ें। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक रंग प्रसंग हर 3-4 महीने 6 महीने में निकलता है, कभी 3 महीने में, कभी 6 महीने में। तो वो तो इतना बढ़िया है कि उसमें देश भर के आर्टिस्ट कुछ ना कुछ लेख अपने अपने अनुभव उसमें लिखते हैं, विशेषांक भी होते हैं। तो सबसे अच्छा वो रंग प्रसंग रहेगा, वो इजीली 50-100-200 रुपये में मिल जाता है जी। और वो पढ़े वो तो उसको एक उस फील्ड से समझ, क्योंकि उस फील्ड से रिलेटेड है वो, तो वो भी हो गया। तो एक 2 किताब आपको हमने बताई या 2 जनरल बताए। तीसरा चौथा है कि वो हिंदी की जो हमारी हिंदी साहित्य की जितनी भी कहानियाँ हैं, नाटक हैं, उपन्यास हैं, इसके अतिरिक्त जो अनुवादित हैं, यदि वो इंग्लिश से तो और अच्छी बात, इंग्लिश में ही पढ़े। संस्कृत जानता है तो संस्कृत में पढ़े। जो इस तरह की मील के पत्थर अपने अपने जगह रहे हैं, चाहे वो बर्टोल्ट ब्रेख्ट की कहानियाँ हो या नाटक हों, या फिर वहाँ पे स्टेनिस्लावस्की का अपना कोई काम हो, तो सब उसको आज के दौर में ये कहना कि सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल उपलब्ध है। इवन ई कंटेंट्स तो इतना भरा पड़ा हुआ है कि यदि वो चाहे तो उसके इंटरेस्ट पे, जहाँ तक पढ़ने की बात, उसको पाश्चात्य जो भी साहित्यकार उनको भी पढ़ना चाहिए, इंडियन साहित्यकार को भी पढ़ना चाहिए, समसामयिक जो आजकल चल रहा है घटनाओं पे ध्यान भी देना चाहिए। बड़े बड़े जो घटनाओं पे लेख आते हैं, जरूरी नहीं कि वो नाटक से संबंधित हों, जरूरी नहीं कि वो कविता साहित्य से संबंधित हो सकता है रूस यूक्रेन के युद्ध पर कोई अच्छा लेख हो, क्योंकि मानवीय संवेदनाओं को प्रकट करने के लिए ही तो हमारी कलाएं होती हैं। तो वो जो मानवीय संवेदनाएं जो आज के समय हमारे आसपास, जो आप कितने सेंसिटिव हैं ये भी तो पता चले कि हमारे आसपास जो घटनाएं और आप कितने सेंसिटिव हैं। कोई घटना का आपके ऊपर असर ही नहीं हो रहा, तो आप कैसे आर्टिस्ट हैं? आप इमोशंस आप में होना चाहिए, आप में शार्पनेस होनी चाहिए। किसी के दुख में यदि आप दुखी होते हैं तो पता चलता है कि आप आदमी, आप जिंदा है। क्योंकि साहित्य कला, खासतौर पे नाटक, ये मानवीय संवेदनाओं को प्रकट करने का ही माध्यम है, सुख दुख को प्रकट करने का ही माध्यम है, और प्रकट करने का ही नहीं, दूसरे को से प्रेरित करने के लिए, प्रेरणा के लिए माध्यम है। तो अब ये हम कहें कि आप ये तो उसको अच्छे जो घटनाएं, जो अच्छी बुरी घटनाएं पूरे देश विदेश में कहीं भी हो रही है वर्ल्ड में, आपके सामने टेलीविज़न पे, साहित्य में, अखबारों में, मैगजीन में, सब जगह प्रकट हो रही है। और ये जो प्रकट हो, मतलब किसी न किसी रूप में आपको देख ले, तो आपका उनके प्रति आपका क्या रवैया है, आप क्या सोचते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उस पर आपका अपना व्यू भी होना चाहिए, जो लोगों ने लिखा उसमें। तो ये तमाम चीज़ धीरे धीरे कहीं आपको शार्प बनाती है। आपका एक बहुत कहना चाहिए थिएटर आर्टिस्ट के लिए जो एक व्यक्तित्व चाहिए, उसकी ओर ले जाती है। सर, यदि हम थोड़ा सा पीछे जाकर रंगमंच के टेक्स्ट की ही बात फिर से करें, तो कालिदास से लेके शेक्सपियर तक, या और पारसी थिएटर हो या अंधा युग हो, इन सब में काव्य का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है, या भाषा पद्यात्मक रही अब, लेकिन वो बड़ी गद्यात्मक होती जा रही है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, नहीं, वो एक्चुअल क्या है कि उसमें हुआ ये है कि एक दौर होता है, क्योंकि नाटक देखो श्रव्य दृश्य जो है कला है, और उसको नाटक को भी दृश्य काव्य बोला गया है, देखने वाला काव्य। तो पद्य कहीं ना कहीं एलिमेंट के रूप में उसमें इनबिल्ट है। जिस तरह कि आपने बोला कि
कालिदास से लेके अब तक, तो चूँकि एक शैली के रूप में हम देखते हैं इसको, एक शैली के पद्यात्मक शैली और एक गद्यात्मक शैली। एक शैली के रूप में बहुत से नाटक, उनकी बनावट, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी डिजाइनिंग की गई, जैसे अंधा योग आपने बोला। तो धर्मवीर भारती ने उस नाटक को उस शैली में लिखा ही है। चूँकि उस शैली में लिखा है तो उस शैली में प्रस्तुत भी होगा। अब आज भी यदि कोई साहित्य उस रूप में लिखा जाए, नाट्य साहित्य, तो आज भी होगा, तो एक शैली है। अब लेकिन ये हुआ कि ना तो वो लिखने वाले हैं, ना ही उसको प्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, अब लिखा जाए तो हो सकता हो जाए। और जहाँ तक अब जो नया पिछले आधुनिक दौर में एक नया दो पारसी थिएटर आप बोल रहे हो, उसमें भी बड़ा महिमा मंडित करने का वो भी एक शैली थी, चाहे वो आगा असर कश्मीरी हो, राधे श्याम कथावाचक हो, या नारायण प्रसाद बेताब हो, जो 3 स्तंभ माने जाते थे पारसी थिएटर के। वो पारसी थिएटर के बाद ही हमारा जो है जो हिंदी फिल्मों का दौर स्टार्ट हुआ। तो पारसी थिएटर का पूरा प्रभाव, पारसी थिएटर का पूरा बड़ा फिल्मों में आया। चाहे पृथ्वीराज कपूर की आप देख लें, जो फिल्में हैं, वही बड़े बड़े डायलॉग, बड़े बड़े सेट, बड़ा मेहमान मंडन करते हुए उनकी पूरी ड्रेस, कास्ट्यूम है ना, बहुत एलोबरेट एग्जरेट करके बताना। तो वो जो है एक शैली कहीं ना कहीं चली, एक काव्यात्मक शैली वहाँ भी गीत संगीत प्रधान की हमको देखने को मिलती है। लेकिन अब वो दौर, चूँकि हर दौर का एक समय होता है, तो कालिदास के समय से लेके अब तक जो हमने संस्कृत नाट्य परंपरा का बताया, चूँकि बहुत बड़ी बात है कि संस्कृत नाट्य परंपरा नाट्य शास्त्र के माध्यम से या उसके बाद के साहित्य जो हमें उनका जो नाट्य साहित्य शास्त्रीय संबंध, चाहे अभिनव गुप्त का हो, चाहे नंदी किशोर जी का, उससे देखने को मिलता है। तो उसमें कहीं ना कहीं वाचिक परंपरा का जो हमारा कहना चाहिए वाचिक अभिनय है या आंगिक अभिनय, उसको बहुत काव्यात्मक शैली में नहीं, तो वो एक परंपरा तब भी नहीं। बीच में एक दौर आया, लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किए और उस ढंग से उसको चाहे अंधा योग जैसे नाटक को प्रस्तुत किया, और भी नाटक प्रस्तुत हुए हैं, कुछ कविताओं को लोगों ने उस ढंग से प्रस्तुत किया है। लेकिन वो एक शैली है, कोई ऐसा कोई बहुत ट्रेडिशनल फॉर्म नहीं है कि उसके करने से ही थिएटर होगा। थिएटर के साथ एक बहुत भी है कि आप जिस दौर में, जिस परंपरा में, जिस कल्चर में आप हैं, उसको लेकर आपको चलना है, वरना लोग आपको छोड़ देंगे। वही संस्कृत नाट्य परंपरा के साथ हुआ कि वो धीरे धीरे एक भद्र लोगों के हाथ में रहा, भद्र लोगों की पहचान के रूप में रहा, भद्र लोगों के द्वारा प्रदर्शन के लिए रहा, आम लोगों से कटता गया। लोगों ने अपने लोक नाट्य उठा लिए, अपने लोग अपनी कलाओं को धीरे धीरे उसी में मनोरंजन खोजने लगे। धीरे धीरे संस्कृत और संस्कृत नाट्य परंपरा आम लोगों की बोली भी नहीं रही, आम लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी नहीं रहे ये सब कला फॉर्म, धीरे धीरे दूर होते गए। तो ये बहुत बड़ा अंतर आता है। सो नाट्य शास्त्र स्वयं भी बोलता है कि मेरे द्वारा जो शास्त्र बताया गया है, जो भी बताया गया है, उसके अलावा यदि आपको लगता है तो आप लोक से लोकानुकरण की बात कही कि लोक से अनुकरण करें और जैसा लोक में होता उसको भी उसमें इनबिल्ट करें, मतलब उसके द्वारा प्रस्तुत करें। सो एक जो आप बोल रहे हैं शैली, आवाज़ के समय में हम कौन सी बातचीत, एक यथार्थवाद का दौर चला, और हम फिल्में देखें, चाहे टीवी सीरियल देखें, चाहे नाटक देखें, एक रियलिस्टिक दौर चला। एक स्वाभाविक रूप से लोग वैज्ञानिक तरीके से सुन के ऐसा नहीं हो सकता, आप मनोरंजन के लिए कुछ उसमें इमेजिनेटिव मतलब इमेजिन करके कुछ चीज़ जोड़ सकते हैं, एक कुछ बिट पैदा कर सकते हैं, एक ट्रेजिडी कुछ बता सकते हैं, लेकिन जैसा होता है उसको वैसा बताने की कोशिश करें। तो जो महिमा मंडन करने की बात आई वो थोड़ा धीरे धीरे दूर हुई। लोगों ने कुछ वास्तविकता की ओर कि ऐसा नहीं हो सकता, अपने प्रश्न और क्वेश्चन उसमें पैदा करने शुरू किए। तो स्टोरी को, नाटक हो चाहे दूसरे माध्यम में हो, एक रियलिस्टिक दौर आया, उस दौर में वो एक प्रकार से काव्यात्मक शैली हुई। लेकिन ऐसा नहीं कि वो रियलिस्टिक शैली के कारण दूर हुआ, वो आज भी हो सकता है। वो नाटक अंधा योग आज भी करेंगे तो उसी से उसमें होगा, आप अपने ढंग से भली करा, वही शैली होगी। तो वो एक शैली है प्रस्तुत करने को, वो उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रयोग किया धर्मवीर भारती ने, और वो मील का पत्थर है। और ऐसे प्रयोग नाटक, रंगमंच इत्यादि में हुआ करते हैं। आज फिर से कुछ हो जाए तो करेंगे, लेकिन कोई दे टेक्स्ट तो हो। कुछ कविताएं हो रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है। रामधारी दिनकर साहब की वो कविता है जो कृष्ण की चेतना, हाँ, तो वो लोग करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसी स्टाइल में करते हैं।
लोगों को मज़ा आता है, क्योंकि जिस ढंग से देखो कविता को पढ़ना लगा, अब कविता अभी तक लोग पढ़ते थे जी। अब वही उसको उसके जो टेक्स्ट के से सब टेक्स्ट में जाते हैं और उसको जब अनफोल्ड करते हैं तो परफॉर्मेंस की स्थिति में आ जाते हैं। और जो परफॉर्मेंस की स्थिति में आते हैं जब वो कविता व्यक्त होती है उसमें हमें नाटक देखने मिलता है, रंगमंच देखने मिलता है, अभिनय देखने को मिलता है। तो वो जो देखने को मिलता है वो सारी जगह है। सो वो भी एक शैली है। सर, चूँकि कविताओं का जिक्र हो आया है तो यदि आपको अपनी लिखी कोई कविता यदि याद हो तो वो हमारे लिए ज़रूर है। अरे अब वो शौक में कभी लगा कि हम भी बड़े साहित्यकार बन सकते हैं, कुछ भी कविता, क्योंकि अब वो नाटक कर रहे हैं तो सारी चीज़ों से जोड़ते जोड़ते कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कुछ ऐसी कुछ 2, 5, 10, 15, 20 अपने ढंग से अपने स्वयं को सुख है, मतलब खुद के सुख के लिए हमने कुछ कविताएं लिखी और वो लिख के हमने रखी हैं। एक हर उम्र में आदमी लिखता, कभी एक युवा समय में परिस्थितियों को देख के, कभी थक कर, कभी हार कर, कभी खुश होकर, कभी प्रेम प्रसंग की, ये सब आदमी लिखते, तो हमने भी कुछ लिखी हैं। और उसमें अब मुझे एकदम से याद तो नहीं है कुछ, लेकिन लिखी हैं कविताएं, कुछ लिखी हैं। एकदम वैसे हम बता रहे बहुत साहित्यकार के रूप में अपने आप को हम प्रस्तुत नहीं करते, हम बिल्कुल एक छोटे से रंगकर्मी के रूप में। और मैं वही जो 30-35 साल पहले मैंने जो रंगकर्म स्टार्ट किया था, मैं आज भी उस अपने आप को वहीं पाता हूँ। भले ही इतने वर्ष मुझे रंगकर्म करते हुए हो गया है, मैं वहीं पाता हूँ। उससे एक फ़ायदा मुझे होता है कि मैं हमेशा वहाँ पाने से अपने आप को तरोताज़ा पाता हूँ, और कुछ जो भी करता हूँ उसमें मुझे कुछ सुख इसलिए मिलता है कि मैं यदि मैं कोई गलती भी करता हूँ तो उससे सीखने को मिलता है। जो मुझे जूनियर्स को, यदि हमारे स्टूडेंट भी कोई सलाह देते हैं तो उसमें मुझे लेने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये तो टीम वर्क है। तो आप अभी कह रहे थे कि मैं अपने आप को लेखक नहीं मानता, किंतु मैं ये बात जानता हूँ कम से कम कि आपने कई सारे स्किट्स लिखे, क्रमताल हो, अंतिम इच्छा हो। तो एक तो प्रश्न मेरा ये कि मैं जितना आपको जानता हूँ बिल्कुल सीधी सीधी बात कहना और सुनना पसंद करते हैं, पर जब आप व्यंग लिखते हैं तो बड़ा उसमें तिरछापन आ जाता है। देखो क्या है कि व्यंग अपने आप में तिरछा होता है, तो ये बात सही, उस रूप में मैं अपने आप को थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हाँ मैंने कुछ लिखा जी। तो प्रहसन जो है एक बड़ी ऐसी विधा है रंगमंच की, स्किट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो हमारे यूथ फेस्टिवल जो टीम जाती है वो बड़ा कंपटीशन होता है और बड़े अच्छे अच्छे स्किट आते हैं सब, तमाम यूनिवर्सिटी, सारे क्षेत्र, पूरी यूनिवर्सिटी, देश की तमाम यूनिवर्सिटी से कम से कम 150-200 यूनिवर्सिटी के बीच में कंपटीशन होता है। उसमें पिछले 10, 12, 15 सालों से जो डॉक्टर हरी सिंह और विश्वविद्यालय या सागर विश्वविद्यालय उस समय कहलाती थी, हम लोग उस कंपटीशन में अपने आप को प्रेजेंट करके जीत कर लाना, थिएटर को, नाटक को, प्रहसन को, स्किट को, ये बड़ी बात सही है, हमारे स्टूडेंट्स की मेहनत है। लेकिन जो आप लिखने की बात कर रहे हैं वो आइडियाज़ क्या होता है कि आपके दिमाग में कीड़ा होता है, एक कवि के दिमाग में कीड़ा होता है कि वो उसी तरफ भले कुछ भी करता रहे दिमाग चलता रहता है, एक नाटककार। तो ऐसे ही वो प्रहसन के लिए आइडियाज़ जब भी हमें कहीं मिल जाते हैं तो मैं कंटिन्यूस उस पर कहीं ना कहीं काम करता रहता हूँ, और वो कहीं ना कहीं चीज़ें मिल के जोड़ के हम बना लेते हैं। तो वो एक छोटी सी स्क्रिप्ट बन जाती है, चाहे वो अंतिम इच्छा हो, चाहे 50-50 हो, चाहे छैया छैया हो, चाहे क्रमताल हो, चाहे और भी जो लिखी हैं, बहुत सी लिखी हैं, सारी द शू अभी खूब हिट हुई है, उसको कई अवार्ड मिले। तो ऐसी जो छोटी छोटी स्किट हम लिखते हैं, तो यदि इसमें हमें थोड़ा सा यदि एक है कि हम एक प्रकार से प्रहसन लेखक या राइटर हैं, छोटे मोटे गए, तो उसका 1% में एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। लेकिन वो जो प्रहसन वाला है उसमें ये अब मुझे नहीं मालूम है कि ये मैं कैसे कर लेता हूँ कि उसका बड़ा न्याय कर लेता हूँ उसके साथ, और उसका जो हंसाते हंसाते को लोगों को बहुत हंसा कर लास्ट में पंच मारते मारते कुछ ऐसा एंड कर देता हूँ कि वो बड़ा इमोशनली पंच होता है, बहुत व्यंग होता है कि लोग हंसते भी नहीं हैं और सोचने को उनको एक तीर, ऐसा तीर जो उनको चुभता भी है और हंसी भी आती है, उनको गुदगुदी भी होती है, एक ऐसा व्यंग जिस पे सोचने को मजबूर हो जाते हैं। तो ये अब एक पता नहीं गॉड गिफ्ट कैसे लोग हैं, जो भी हम करते करते आया, यही अनुभव काम आया, इसमें देखते देखते सीखते सीखते कभी किसी से कभी किसी से, तो ये धीरे धीरे सब इकट्ठा हो गया और हमें आने लगा, वो बोल सकते हैं। अभी भी हम कुछ स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जैसे, तो आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं। अब वो
दो चीज़ है कि वो स्किट में लिख दूँ और आपको दे दूँ तो आपको पता नहीं है। अब उसमें मेरी स्किट में एक प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में, क्योंकि उसको जब परफॉर्म किया जाता है तब वो चीज़ें निकल के आती हैं। मेरे स्किट में कि जो शब्द कब किस तरह से कैसे बोलना सभी जगह होता है, लेकिन डायरेक्ट पढ़ के आप उसको अनफोल्ड नहीं कर पाएंगे। जब वो परफॉर्म की जाती है तब वो पूरा बन के निकल के आता है। तो लिटरेचर प्लस परफॉर्मेंस जो है पूरा हमारा एक स्किट का रूप होता है। अलग से लिटरेचर कोई काम का नहीं है, विदाउट लिटरेचर कोई हमारा परफॉर्मेंस काम का नहीं है। सर एक प्ले आपने मेरे ख्याल से 94-95 के आसपास किया था, होली, आपने और पंकज तिवारी जी। और अभी कुछ 27-28 साल बाद फिर उसका शो हुआ है। हमें थोड़ा सा उस प्ले की प्रक्रिया के बारे में बताइए, क्योंकि हमने काफ़ी किस्से सुन रखे हैं जो पुराने लोग हैं कि वो बड़ा ग्रैंड लेवल पर हुआ था, टिकट विकेट बिके थे, ब्लैक भी हो रहा था। वो हम लोग ने जब अन्वेषण थिएटर ग्रुप बनाया था तो उसकी दूसरी प्रस्तुति थी। पहली कोर्ट मार्शल थी, दूसरी प्रस्तुति थी, और हम लोगों ने तय किया कि इसकी अर्निंग थिएटर करने के लिए कहीं से पैसे तो चाहिए, क्यों ना हम लोग 5 रुपये का एक टिकट रखें और फिर शो करें। तो विश्वविद्यालय में ये पुराना ऑडिटोरियम था जो अब उसकी जगह तोड़ के उसकी दूसरी शंकर भवन बन गया है। उस ऑडिटोरियम में हम लोगों ने उस समय किया था, जो आपने डेट बता रहे हैं 94-95 के लग, जब भी 92-93 जब भी किया। और इतना महेश एल कुंजपार जी का नाटक है होली, स्टूडेंट लाइफ पर है, ख़ासतौर पे हॉस्टल स्टूडेंट लाइफ पर है। और कहें तो एक प्रकार से एंटी रैगिंग या रैगिंग का जो एक माहौल विश्वविद्यालय या कॉलेज या उच्च शिक्षा, तो बड़ा प्रभावी नाटक है। और जब हम लोगों ने उसको किया ओल्ड ऑडिटोरियम में, तो हम लोगों ने सबसे, जो आप बोल रहे हैं बड़े ग्रैंड लेवल पे, तो रियली 5 रुपये के टिकट उसमें हम लोगों ने शहर में रखे थे कि 2 दिन शो किए थे। लगभग एक शो में 500-600 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, क्योंकि आधे ऑडिटोरियम में हम लोगों ने उनको सर्कस नुमा ऐसा बना रखा था, सेट डिजाइन 5-6 स्टेज, मतलब अलग अलग। रियली मतलब कि लगता था कोई उस जगह कैंटीन का सीन है, तो वाकई कैंटीन थे। उसमें हमारे वार्डन, हॉस्टल वार्डन हम लोगों ने, विवेक दत्त झा जो हमारे गाइड रहे PhD के, वो खुद ही वार्डन थे उस समय, और नाटककार भी रहे, निर्देशक भी रहे, तो उनको ही रोल दिया था। आनंद तिवारी जी ने कैंटीन, जो सा इंजीनियर थे यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कैंटीन संचालक का रोल किया था। तो कोशिश ये की गई थी कि जो जिस काम में अभी विश्वविद्यालय में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, मतलब जुड़ा हुआ है, उसको वो रोल दिया जाए, और जो करते भी। बाकी हम लोगों ने अपने अपने से, मैंने श्रीवास्तव का रोल किया, उसमें बहुत बड़ी टीम थी, जगदीश शर्मा भी थे, राकेश शुक्ला भी थे, पंकज तिवारी भी थे, और भरतेश जैन भी थे, पंकज नवीन सिंह भी थे, आनंद जैन भी थे, आलोक गौतम भी थे, और कुछ गर्ल्स भी थी। मतलब बहुत बड़ी टीम थी, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ। तो उसको नाटक को करने में हम लोग का सबसे बड़ा मज़ा तो ये था कि वो टिकट से था, और टिकट उसको इतना हिट नाटक, मतलब हम लोगों के हिसाब से हुआ था, सारी टीम की मेहनत थी वो। और उसके टिकट ब्लैक से बिके, ब्लैक से मतलब कि लोगों को टिकट नहीं मिल रहे थे, तो लोग 5 की जगह 10 और 15 रुपये में लेने को तैयार थे, और इस तरह का माहौल देखने को मिला, क्योंकि रोज़ 600-700 लोग हाल पैक हो जाने के कारण लौट जाते थे। तो 2 शो किए थे हम लोगों ने, तो दोनों दिन यही स्थिति थी। और वो हम लोगों के लिए अपना एक हम लोगों ने कई नाटक किए। जगदीश जी ने अंधायोग किया, मुकेश तिवारी जी के डायरेक्शन में हम लोगों ने कोर्ट मार्शल किया, है ना, मुख्यमंत्री किया, तो किया। लेकिन वो जो आप बोल रहे हैं वो एक अलग टाइप का हम लोगों का था। तो ये बड़े, और उसमें कुछ सीन हम लोगों ने जो क्रिएट किए थे वो बिल्कुल ऐसे ही लगते थे लोगों को देखने में, जैसे कि बहुत एडिटिंग करके कोई फिल्म दिखाई जा रही है। तो रंगमंच में भी वो मज़ा उनको देखने को मिला, जो शायद रंगमंच से उनको अपेक्षा नहीं थी। तो डिजाइनिंग इस तरह से की गई थी, क्योंकि हम लोग को बहुत बड़ा स्पेस मिल गया था, बहुत बड़ी क्रू टीम मिल गई थी, बहुत अच्छा वो कहना चाहिए कि एक माहौल, वातावरण मिल गया था। और चूँकि स्टूडेंट्स से ही से रिलेट था और यूनिवर्सिटी में ही कर रहे थे, तो कुल मिला के सारी चीज़ें उसमें बहुत ही मतलब हम लोग को फेवरेबल हो गई थी, मतलब तो वो अच्छा हो।
तो सर इससे एक बात तो तय है कि जैसा कहा जाता है कि थिएटर की कमर्शियल वायबिलिटी नहीं है या उतना कमर्शियली सक्सेसफुल थिएटर नहीं होता, वो तो हो सकता है, ये आप लोगों ने करके दिखाया। ये बात बेशक सही है कि अब शायद उतना ज़्यादा टिकट लेकर लोग रंगमंच नहीं देंगे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। थोड़ी सी लेवल बढ़ गया। लेवल से मतलब कि आपका कंपटीशन एक हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी से हो गया। आपका कंपटीशन हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ ऐसे संसाधनों से हो गया जो उसके हाथ में है, तुरंत बटन दबाने में है और उसके समय के अनुरूप है। जब उसको समय मिल रहा है, रात में 2 से 3 समय मिल रहा है, तो वो अपना मनोरंजन कर रहा है। आपके हिसाब से वो मनोरंजन करने आए और ये सब आपसे छूट गया। सो ऐसा नहीं, फिर भी मैं बोलूँगा कि तुलना करना कोई मतलब, उसकी अपने थिएटर की अपनी मौलिकता है, थिएटर की अपनी शर्तें हैं, थिएटर की अपनी कमर्शियल जो आपने बोले वो सब तय है। उसमें तुलना, अब फिल्म में तुलना, आपका एक नाटक एक दिन में एक शो करोगे, 500 600 700 लोग देख लेंगे। यदि बहुत बड़ा हॉल है तो 800 लोग देख लेंगे। एक साथ वही नाटक 300 हॉल में तो नहीं हो सकता फिल्मों की तरह है, तो आप अपेक्षा क्यों करते हो? नाटक ऐसा होता ही नहीं है। सो पैसों को लेके, पैसों से और पैसों के माध्यम से, पैसों का बीच में कोई तुलनात्मक मीडियम से थिएटर की तुलना नहीं की जाना चाहिए, न की जा सकती। अब रही बात कि बिना पैसे के थिएटर नहीं हो सकता, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप वास्तविक रूप में थिएटर करें जैसा थिएटर होता है, तो भी आपको 100 लोगों में से एक व्यक्ति को दिखाने के लिए, एक व्यक्ति, कोई 100 व्यक्ति है, मान लो सागर मध्य प्रदेश जो सागर शहर है, इसके 5 लाख लोगों में से 1% लोगों को थिएटर आपको दिखाना है, तो 10 से 15 दिन आपको हाउसफुल नाटक दिखाना पड़ेगा। यानी 5000 व्यक्तियों को दिखाने के लिए आपको 10 दिन हाउसफुल शो करना पड़ेगा। तो आप यदि एक व्यक्ति को 100 रुपये का टिकट ले, बशर्ते उसमें शर्त ये है कि आपका नाटक, जिसको आप नाटक या जिसको प्रस्तुति कह रहे हैं, उस लेवल का हो, तो एक नहीं, आपको 5% 10% जनता आज भी मिल जाएगी। आपको महीनों महीने फिल्मों की तरह आपको शो करना पड़ेगा। लेकिन वही है कि आपने अपने लिए तो बोल दिया कि मैं नाटक कर रहा हूँ, वो नाटक किस लेवल का हो रहा है, ये आप कभी इस पे भी विचार करिए। अब उसमें मैं किसी को दोषारोपण नहीं दे रहा हूँ, ना मैं अपने उस पे ले रहा हूँ। आपके पास जो टीम है उसमें एक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, जो क्रू टीम है, टोटल टीम वर्क जो है, उस लेवल पे वो काम हो रहा है कि नहीं, जिसको थिएटर बोलते हैं। तो स्वीकार भी तो करो। आपने अपने कुछ लोगों को आमंत्रित कर लिया, अपने सुख के लिए नाटक कर लिया, मैंने अपने सुख के लिए नाटक कर लिया, 1-2 शो कर लिए, पेपर में छप गया और नाटक हो गया, और मैं रंगकर्मी हूँ कहना। अब ये सब करने के बाद हम अपेक्षा क्या रख रहे हैं कि यार बहुत इसमें वो है, बहुत हम लोग गंभीर, और इसमें क्या कहते हैं, बहुत स्ट्रगल है और ऐसा। भाई वो थिएटर की बनावट है, आपको नहीं करना मत करो, कौन करा करो। आप इधर आके रोना गाना बंद करो, है ना, वो तो है ही, थिएटर ऐसा ही होता है। थिएटर में कभी आप कहो कि आप थिएटर करें, कोई आके आपको एकदम 5 लाख का चेक काट के चले, ऐसा कहीं नहीं होता, फिल्मों में भी नहीं होता। उसको 200 रुपये का टिकट खरीद, वो अलग माध्यम, तुलना बिल्कुल, पैसा किससे तो। थिएटर जो है, थिएटर ऐसे ही होता है, आपको करना हो करो, नहीं करना मत करो। लेकिन आप कहो कि हम थिएटर करो, हमें अचानक 5 लाख रुपये महीने मिलने लगे, ऐसा नहीं। हाँ, इससे सीख के आप कहीं अदर फील्ड में जाके आप कमा सकते हो। मैं बोल रहा हूँ, थिएटर करने वाला व्यक्ति जितना पैसा कमा सकता है, वो फिल्म वाला नहीं कमा सकता। फिल्म ठीक है, किसी को ज़्यादा मिलता, यहाँ तो यदि आप अच्छे मेकअप मैन हैं तो आप 2-4 लाख रुपए का महीने शादी ब्याह से कमा लो भैया, है ना। अच्छे म्यूजिशियन है, सो आप म्यूजिक आज के समय तो कहीं नहीं जाना, घर बैठे आप अपन आपके सोशल मीडिया पे कोई एक चीज़ आप डाल दो, करोड़ों रुपए आपको आप ऐसे ही मिल जाएंगे। तो अब स्ट्रगल के नाम पर आपकी दाढ़ी बढ़ा ली और मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये सब फालतू की बात है। यदि आपके पास है तो आप घर बैठे, आपको बॉम्बे का तो ठीक है, लंदन का आदमी उठा लेगा। आप अच्छे एक्टर हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल कि हम क्या कहते थे, रंगमंच में कुछ नहीं, आप अच्छा रंगमंच करते हैं, आपका शो देख के आपको बॉलीवुड हॉलीवुड के डायरेक्टर घर से आपको उठा के ले जाएंगे, यदि है तो। अब वो दिन गए जो ये जब कह लेते थे कोई, अब आप कह रहे, आप नहीं कह सकते। यदि है आप में करके दिखाओ भाई, चलो आप किसी की 2 कविताएं तैयार करके चलो डालो यूट्यूब पे, कहीं किसी पे डाल दो,
करोड़ों आपके फॉलोअर हो जाएंगे, चलिए कुछ आप करके आपके पास है तो सो आपके पास ऐसा नहीं। अब थिएटर की अपनी है, वो पैसे के लिए नहीं है, और ना ही जो उसमें थिएटर में जो लोग काम करते हैं वो पैसे के लिए करते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी एक विडम्बना है कि आज के दौर में आजीविका के लिए भी थिएटर जो है उतना सपोर्ट नहीं, थिएटर से नहीं हो पाता। सो आप उस लेवल पे या तो काम करें या फिर थिएटर को छोड़ दें या उसको उससे एडजस्ट करें, और कोई रास्ता नहीं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात सर आपने कही। और अब हम लगभग सर बातचीत के आखिरी सिलसिले में हैं, तो यदि कोई ऐसी बात रह गई वो जो मुझे पूछ लेनी थी पर मैंने नहीं पूछी और आप हमारे दर्शकों से कहना चाह रहे हो, तो वो आप ज़रूर कहें। अब ऐसा मुझे नहीं आ रहा समझ में, तो बातचीत आपने चली, मैंने हमने कुछ बात छोड़ दी। यंग एक्टर्स हैं या जो यंग रंगकर्मी हैं उनके लिए यदि आप कुछ हाँ, मैं कहूँगा बिल्कुल एक सिर्फ थिएटर के लिए नहीं, यदि उनको जीवन में कुछ भी अच्छा करना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो अच्छा सिनेमा देखें, अच्छा साहित्य पढ़ें। अच्छा क्या होता है, मेरे कहने से अच्छा ही होगा ऐसा नहीं, आप खुद ही इतने शार्प बने, क्या सही क्या बुरा आपको सब इतना तो सब कुछ समझ में आना चाहिए। अब अच्छा समझाने के लिए भी 4 टीचर आपके लिए लगें तो, और फिर उनके कहने से अब अच्छा बुरा तय करें, ये भी सही नहीं। आप खुद समझें और खूब लिटरेचर, खूब साहित्य, कहानी, कविता, अच्छा खूब सिनेमा देखें, आप खूब बातचीत करें। तो जो आसपास हो रहा है, यदि आपको कुछ करना है उस फील्ड से संबंधित, तो उससे रिलेटेड जो फील्ड है उसमें आपको झांकना होगा, उसको समझना होगा। अकेले थिएटर एक्टिंग सीधे मंच पे आने से एक्टिंग नहीं होती, आप आसपास की दुनिया को भी समझना होगा, क्योंकि बिना उसके आप उसमें एंटर नहीं कर सकते। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में समय निकाला और इतनी देर हमसे बातचीत की। नहीं, बिल्कुल बिजी नहीं है वरुण जी, मैं आप एक बातचीत है वरुण जी, आप हमारे खुद सहपाठी, रंगमंच के सहपाठी रहे हैं और छात्र तो खैर ठीक है, वो एक स्टूडेंट और टीचर की बात है। तो आपने प्रोसेस देखी, काम ये सतत प्रक्रिया है, और मैं तो बोलता हूँ मैं भी आपका एक हिस्सा हूँ उस लाइन का, और भी लोग हैं, सब कुछ तो वैसे ही है कि जुड़ती जाती चीज़ें, जुड़ती जाती हैं, चलती जाती, कभी ग्राफ बनता है, नीचे जाता, ऊपर जाता, नीचे जाता, ये सब होता रहता है, ये सतत प्रक्रिया है। कोई एक फिक्स नहीं कि ऐसा करने से थिएटर हो जाएगा या ऐसा और कर लेते तो ऐसा हो जाए, वो तो चलते रहने वाली प्रक्रिया है। थैंक यू सर। रूबरू थे हमसे आज सागर विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक समन्वयक और जाने माने रंगकर्मी, रंग निर्देशक डॉक्टर राकेश सोनी जी। उम्मीद है कि इस बातचीत को देखकर आप कुछ और समृद्ध हुए होंगे, कुछ और आपने नई चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वरुण।